आज हम लोग इनकम टैक्स में एक लेसन है इनकम फ्रॉम सैलरी, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में कई बार पूछे हैं, उन्हीं की हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। मिस्टर सोमानी इज द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ ए टेक्सटाइल कंपनी ऑफ इंदौर। मिस्टर सोमानी इंदौर की एक कंपनी के टेक्सटाइल कंपनी में मैनेजर हैं। पॉपुलेशन 28 लाख, इस इंदौर शहर की पॉपुलेशन 28 लाख बतलाया है। तो पॉपुलेशन का यूज हम लोग मेनली जब रेंट फ्री हाउस या कंसेशनल रेंट हाउस के लिए करेंगे कि देखेंगे कि हाउस जो इंप्लॉई को इंप्लॉयर ने दिया है वो रेंट फ्री दिया है या कंसेशनल रेंट पर दिया है, उसके वैल्यूएशन में पॉपुलेशन को यूज करेंगे। सिंस 1999 he has submitted the following particulars of his income for the financial year 2020-21। नेट बेसिक सैलरी ₹80,000। तो देखो जब हम लोग सैलरी की टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होंगे उस समय हमें नेट सैलरी नहीं चाहिए, उस समय हमें बेसिक सैलरी चाहिए। तो बेसिक सैलरी में कन्वर्ट करने के लिए उस नेट सैलरी में से जो भी चीजें माइनस हुई होंगी हम सैलरी में ऐड करेंगे। तो देखो इसमें माइनस क्या है, इनकम टैक्स 5,000, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ 9,500, रेंट ऑफ बेंगलोर 10% ऑफ सैलरी। मतलब जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉई के सैलरी से 5,000 टैक्स कटा हुआ है, 9,500 कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ है और उसके बेंगलोर का जो उसको हाउस प्रोवाइड किया गया है उसका 10% सैलरी का लिया गया है। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हम लोग बेसिक सैलरी को कैलकुलेट किया जाएगा। डीए दिया ₹1,000 पर मंथ, ₹200 पर मंथ इंटरेस्ट इन रिटायरमेंट बेनिफिट। इसमें से ₹200 डीए ऐसा है जो रिटायरमेंट बेनिफिट में यूज होगा, जिसका मतलब 200 का डीए जो है अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। हमारा डीए पूरा का पूरा हमारी सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा जब हम लोग टैक्सेबल सैलरी निकाल रहे होंगे। लेकिन जब डीए जहां पर कैलकुलेशन की बारी आएगी और जहां पर डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मांगेगा वहां पर सिर्फ ₹200 पर मंथ ही यूज किया जाएगा। एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रेन एट ₹150 पर मंथ पर चाइल्ड। एजुकेशन अलाउंस एक लड़के का ₹100 तक एग्जम्प्ट होता है और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए है। तो हम लोग जब एजुकेशन अलाउंस को लिखने जाएंगे तो पहले बच्चे का 100, दूसरे का 100 एग्जम्प्ट कर लेंगे और एक का 50 और दूसरे का 50, यानी ₹100 टैक्सेबल होगा। अगर तीसरा बच्चा भी होता तो उसका पूरा का पूरा एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल हो जाता। कमीशन ऑन सेल्स है। इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस को हम सबसे पहले बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन में ऐड कर लेंगे। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा तो इस इंटरटेनमेंट अलाउंस का बाद में उसको 16(2) में डिडक्शन भी मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि यह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसलिए इंटरटेनमेंट अलाउंस इसकी सैलरी में तो ऐड होगा लेकिन इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर हिज ऑफिशियल टूर्स, ₹30,000 ट्रेवलिंग अलाउंस मिला है। ट्रेवलिंग अलाउंस एक फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस है, लेकिन यह तभी फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा जब ये ऑफिस पर्पस के लिए हुआ हो और फुल्ली जो अलाउंस हमें मिला है हमने उसको एक्सपेंड कर दिया, उसको खर्च कर दिया हो। लेकिन इसने 22,000 ही खर्च किए हैं तो 22,000 तक एग्जेम्प्ट होगा, रिमेनिंग हमारा ये टैक्सेबल हो जाएगा ट्रेवलिंग अलाउंस। ही रेजिडेंस इन बेंगलोर ऑफ द कंपनी, इट्स रेंट फेयर रेंट इज ₹3,000। अब इसे हाउस भी प्रोवाइड की है कंपनी, जो कंपनी जिसकी खुद ओनर है। कैसे पता चला खुद ओनर? जब तक क्वेश्चन में न लिखा जाए कि कंपनी उस हाउस का रेंट पेड करती है, हम ये मानेंगे कि हाउस खुद कंपनी का ही है और ये 28 लाख या 25 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा वाले शहर में प्रोवाइड है, इसलिए सैलरी का 15% लेंगे।
जहां पर अभी आपको हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि 15% सैलरी में क्या क्या जोड़ा जाएगा। उसे एक वॉचमैन और कुक भी मिला है। तो वॉचमैन और कुक एक हमारा परक्विस्ट है, और यह परक्विस्ट उसी इंप्लॉई के लिए टैक्सेबल होता है जो स्पेसिफिक हो, और स्पेसिफिक इंप्लॉइज वो कहलाएगा जिसकी मॉनिटरिंग रिसीट्स 16(1) के डिडक्शन के बाद 50,000 से ज्यादा हो, या वो उसी कंपनी में इंप्लॉई हो और उसी कंपनी का शेयर खरीदा हो, या उसी कंपनी में वो डायरेक्टर हो। तो ऐसे लोगों को स्पेसिफिक इंप्लॉइज बोलेंगे, और यह स्पेसिफिक इंप्लॉइज है क्योंकि इसकी मॉनिटरी रिसीट्स 1 लाख रुपए से ज्यादा है। फिर उसके बाद he has been provided a large motor car for his official as well as personal use। उसे एक कार भी मिली हुई है, लार्ज कार है, ऑफिस में भी यूज हो रही है, पर्सनल भी यूज हो रही है, और सारे एक्सपेंसेस जो है वो इंप्लॉयर बियर कर रहा है, इसलिए बड़ी कार है। 2400 पर मंथ उसकी सैलरी में हम ऐड कर लेंगे। इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया आरपीएफ। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 12.5% से ज्यादा होगा तो हम सैलरी में एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। और लिखा है कि उसको इंटरेस्ट मिला है आरपीएफ का 10,000, और इंटरेस्ट अगर 9.5% से एक्सेस होगा तो उसकी सैलरी में ऐड कर लिया जाएगा। तो यह हमारा क्वेश्चन है। पहले सब लोग इसको स्क्रीन से नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझकर इसको लगाएंगे। आप लोगों ने इस सैलरी का क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। हम इसका देखो सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा है, जैसे इसकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना, कंसेशनल रेंट हाउस कैलकुलेट करना, इसी पर मेन फोकस रहेगा। तो सबसे पहले तो ऊपर क्वेश्चन में कहा है कि बेसिक सैलरी हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन इसमें नेट सैलरी दिया है। तो नेट सैलरी का मतलब होगा कि कुछ चीजें उनमें माइनस है, और सैलरी के टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिक सैलरी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में दिया है नेट सैलरी 80,000, तो हम लोगों ने नेट सैलरी देखो 80,000 रुपए लिख रखा है। हम बेसिक सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट सैलरी 80,000 रुपए, उसमें से इनकम टैक्स माइनस है 10,000, इनकम टैक्स 5,000, और इंप्लॉई का खुद का आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन 9,500। तो हमने नेट सैलरी 80,000, इनकम टैक्स 5,000, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन 9,500 ऐड कर दिया। अब इसमें यह भी कह रहा है कि जो वो सैलरी पाता है उस सैलरी का 10% वो रेंट पेड करता है, जबकि हमें पूरी पे सैलरी मालूम ही नहीं है। जिसका मतलब ये जो हम सैलरी अब तक ऐड किए हैं ये टोटल सैलरी का 90% है जितना वो पाता है। इसमें अभी 10% हमें ऐड करना है बैंगलोर का रेंट जो उसकी सैलरी से डिडक्ट हुआ है, एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इस सैलरी को लिख लेंगे सैलरी इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट, क्योंकि इसमें से अभी 10% हमारी रेंट ऑफ बैंगलोर में माइनस है, इसलिए रेट को नीचे लाकर माइनस कर देंगे, आ जाएगा 10,500। अब इनको जब हमने ऐड कर लिया इनकम टैक्स, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ और रेंट, तो अब ये सैलरी हमारी कहलाएगी बेसिक सैलरी। देखो जो चीज रुपीज में दिया है पहले उसको जोड़ लेंगे, और जो परसेंटेज वाला है उस परसेंटेज को रेट अपॉन 100 माइनस रेट कर देंगे, क्योंकि वो चीज अभी उसमें जुड़ना बाकी रहती है। अब इस 1,05,000 का अगर आप 10% निकालोगे रेंट तो आ जाएगा 10,500 हमारा आ जाएगा। ये बेसिक सैलरी हुआ। तो हम लोगों ने बेसिक सैलरी 1,05,000 लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पर देखो दिया है डीए दिया है, क्वेश्चन में देखते रहिए कॉपी पर, डीए दिया हुआ है 1,000 पर मंथ। तो डीए एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है, लेकिन जब हम सैलरी की इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो पूरा का पूरा डीए लिखेंगे, लेकिन जहां जहां डीए रूल्स में यूज होगा अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहेगा तो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाले को लेकर आएंगे। तो 200 अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब रिटायरमेंट की बेनिफिट में जितना डीए यूज होगा, जब हम रिटायर हो रहे होंगे हमारी बेनिफिट के कैलकुलेशन में जितना डीए यूज हो रहा होगा उसी को अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो डीए हमारा 1,000 है पर मंथ, 12 महीने का 12,000 हो गया। फिर उसके बाद है एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस
एक बच्चे का ₹100 पर मंथ एग्जाम्प्ट रहता है, लेकिन ये सुविधा गवर्नमेंट ने 2 बच्चों के लिए दी है और ये 2 बच्चों के लिए 150 पर मंथ पाया है एजुकेशन अलाउंस। तो फर्स्ट बच्चे का 100 पर मंथ एग्जाम्प्ट हो गया, 50 टैक्सेबल। सेकेंड वाले का 100 एग्जाम्प्ट हो गया, 50 टैक्सेबल, यानी दोनों का मिलाकर 100 रुपीज टैक्सेबल होगा। तो 100 रुपीज के हिसाब से हो गया 12 मंथ का 1200 एजुकेशन अलाउंस। फिर नेक्स्ट दिया है कमीशन ऑन सेल्स, रुपीज में दिया हुआ है, उसको लिख लिया कमीशन ऑन सेल्स 10,000। फिर नेक्स्ट दिया देखो इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए भी एक रूल है कि अगर कोई गवर्नमेंट इंप्लॉइज पाया है इसको, तो पहले इंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड करेंगे और फिर सेक्शन 16(2) में लेस करेंगे। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉई नहीं है तो हम लोग इंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड तो कर देंगे लेकिन 16(2) का डिडक्शन नहीं देंगे और इंटरटेनमेंट अलाउंस 700 पर मंथ पाया है, 12 मंथ का हो जाएगा 8,400। फिर नेक्स्ट पाया देखो ट्रेवलिंग अलाउंस। तो ट्रेवलिंग अलाउंस का मतलब होता है कि ऑफिस के कामों के लिए अगर उसे बाहर जाना पड़ता है और उसके जो भी एक्सपेंसेस ऑफिस के खर्चों के लिए उसको दिए गए हैं, अगर उसको पेड कर देता है तब तो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा ट्रेवलिंग अलाउंस। लेकिन अगर उसमें से कुछ पैसे बच जाएंगे तो बचे हुए पैसे टैक्सेबल होंगे। तो इसको ट्रेवलिंग अलाउंस मिला देखो 30,000 रुपए, जिसमें से 22,000 रुपए भी वो खर्च कर पाया, तो रिमेनिंग 8,000 हमारा हो गया टैक्सेबल। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, इतना ही दिया रहता कि ट्रेवलिंग अलाउंस 30,000, ये नहीं दिया रहता कि वो कितना एक्सपेंस किया है, तो हम ये अज्यूम कर लेते कि वो पूरा का पूरा एक्सपेंस कर दिया है और पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट कर देते। लेकिन यहां पर 30,000 में 22,000 ही एक्सपेंस किया है, इसलिए रिमेनिंग हम लोग टैक्सेबल कर दिए। अब देखो इस क्वेश्चन का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस को कैलकुलेट करना, और इसमें रेंट फ्री के साथ साथ कंसेशनल रेंट हाउस है। तो देखो जब भी आपको सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे तो या तो आपको रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करना होगा या हाउस रेंट अलाउंस, एक दोनों में से एक जरूर कैलकुलेट करना होगा। इसमें हम रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो कि कंसेशनल रेंट है, लेकिन सारा रूल्स पहले रेंट फ्री हाउस का अप्लाई करेंगे। इसके लिए 2 रूल हैं। अगर हाउस इंप्लॉयर का है तो इंप्लॉयर का अगर हाउस है तो सिर्फ शहर की कैटेगरी में आओगे कि शहर की पॉपुलेशन कितनी है। इसमें बोला है कि इंदौर शहर की पॉपुलेशन 28 लाख है, तो अगर इंप्लॉयर का हाउस है और उस शहर की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो जितनी वो सैलरी पाया है रूल के हिसाब से उसका 15% उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे, और कंसेशनल रेंट में जितनी उसकी सैलरी से डिडक्ट किए हैं उतना माइनस कर देंगे। तो अब देखो सैलरी में, इसमें जब सैलरी में 15% आप निकालने जाओगे तो आपको बेसिक देखो लिखा है वैल्यूएशन ऑफ कंसेशनल रेंट हाउस 15% सैलरी लेंगे, क्योंकि ये हाउस जो है वो ऐसी सिटीज में है जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। तो देखो सैलरी में बेसिक सैलरी लेंगे 1,05,000 रुपए, डीए वो लेंगे जो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो डीए पूरा नहीं लेंगे, 200 पर मंथ। वो सारे टैक्सेबल अलाउंसेस लेंगे जो रुपीज में पाया है, रुपीज में जितना भी पाया है, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी को अगर छोड़ दिया जाए तो रुपीज में जो भी पाएगा हम इसमें ऐड करेंगे। तो डीए, इंटरटेनमेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस लिया गया, एजुकेशन अलाउंस 1200, कमीशन ऑन सेल्स ये भी रुपए में पाया है 10,000 रुपए, इंटरटेनमेंट अलाउंस 8,400 रुपए और ट्रैवलिंग अलाउंस 8,000 रुपए। फिर देखो उसके बाद जो परक्विज शुरू हो गए हैं तो परक्विज को हम सैलरी में शामिल नहीं करेंगे, उन्हीं को शामिल किया जाएगा जो रुपीज में मिला है। सैलरी हो गया, बेसिक सैलरी, डीए, बोनस और जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस होंगे, तो हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया, आया 1,35,000। और ये 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहर का है, इसलिए 1,35,000 का 15% 20,250। अगर रेंट फ्री हाउस रहता तो 20,250 उसकी सैलरी में जोड़ते, लेकिन ऊपर देखो हम लोग निकालें कि इंप्लॉयर उसकी सैलरी से रेंट का 10,500 डिडक्ट कर लेता है, तो हम लोगों ने उसमें से रेंट 10,500 माइनस किया, आया 9,750। तो अब हमारा
वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट हाउस आ गया 9,750। उसको इंप्लॉयर ने 2 सर्वेंट प्रोवाइड किए हैं। अगर इंप्लॉयर सर्वेंट प्रोवाइड करता है तो सर्वेंट की सैलरी उसी के लिए टैक्सेबल है जो स्पेसिफिक इंप्लॉई है। और अगर आपकी मॉनिटरिंग रिसीट जो है ये 50,000 16(2) की डिडक्शन के बाद 50,000 से ज्यादा हो जाती है तो आप स्पेसिफिक इंप्लॉइज कहलाओगे। तो अगर हम लोग जोड़ते हैं यहां जहां तक वो रुपीज में पाया है तो यहां तक अगर ऐड करेंगे तो ये 50,000 से ज्यादा है और ये स्पेसिफिक इंप्लॉई है, इसलिए सर्वेंट की सैलरी भी इसकी सैलरी में ऐड होगा। तो एक सर्वेंट मिला है वॉचमैन 400 रुपए पर मंथ 4800 और एक मिला है कुक 400 पर मंथ 4800, क्योंकि यह स्पेसिफिक इंप्लॉई की डिफिनीशन में आ गया। फिर नेक्स्ट देखो वैल्यू ऑफ कार, उसे ऑफिस और अपने पर्सनल वर्क के लिए उसको कार मिली हुई है और कार लार्ज है। अगर लार्ज कार है और सारे एक्सपेंसेस इंप्लॉयर बियर करता है तो वैल्यू ऑफ कार हो जाएगा 2400 इंटू 12 28,800 रुपए। अगर ये छोटी होती 1800 रुपए लिखते। अब दूसरा देखो, इसने इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, इंप्लॉयर अगर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है 12% से ज्यादा है सैलरी का तो एक्सेस वाला हम ऐड कर देते हैं। यहां इंप्लॉयर 9,500 कंट्रीब्यूट करता है और आरपीएफ के लिए सैलरी में होता है बेसिक सैलरी 1,05,000, डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 2,400, कमीशन ऑन सेल्स ऑन फिक्स रेट। अगर फिक्स रेट से कमीशन दिया रहेगा तभी लिखेंगे। यहां पर कमीशन देखो फिक्स रेट से नहीं है, एक लमसम अमाउंट दिया है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं आता है 1,07,400 और इसका 12% अगर हम निकालते हैं, अगर इसका आप 12% कैलकुलेट करते हो तो ये 9,500 से ज्यादा आता है। तो इसके 12% से अगर ज्यादा इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा तभी जुड़ेगा। तो 12% 12,000 से ज्यादा आएगा, इसलिए आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे और हो जाएगा इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% तक इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ हमारा जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है और ये 10% पाया है। 0.5% इसमें हम लोग लेंगे तो इसको अगर हम करेंगे आएगा नियर अबाउट 12,880 रुपए और 12,888 रुपए आएगा। और ये 9,500 रुपए तक केवल इसने एग्जाम किया है कंट्रीब्यूशन, इसलिए देखो एग्जाम कर दिया गया। और आरपीएफ का जो इंटरेस्ट होगा वो 9.5% तक एग्जाम रहता है और ये 10% पाया यानी 0.5% एक्स्ट्रा पाया है। तो 10,000 पाया है 10% की रेट से, 0.5% जो एक्स्ट्रा आएगा 500 रुपए। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद मिलता है टोटल ग्रॉस सैलरी और 16(1) में हमें हर सैलरी होल्डर को 50,000 का गवर्नमेंट एग्जाम्पशन देती है 16(1) में। तो डिडक्शन करेंगे 16(1) 50,000 तो उसकी नेट जो टैक्सेबल सैलरी बनेगी 143,250। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कम से कम 1 से 2 बार आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चन को लिखकर तो हमें उम्मीद है कि एक बहुत बड़े पोर्शन को सैलरी के कवर कर ले रहा है। सैलरी का एक बहुत बड़ा पोर्शन आप इसी अकेले क्वेश्चन से कवर कर लेंगे।